हे गाइस, वेलकम ऑन द ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द पोल व्हिच वाज कंडक्टेड एंड आई हैव आस्क्ड यू ऑल फॉर द चॉइसेस। और आप सभी ने बोला है बायोटेक्नोलॉजी मैक्सिमली मेजरली 50% से ज्यादा वोट इस चैप्टर को गए हैं, इसीलिए ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। एज अ यूनिट ऑल्सो हम अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक में हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की कि बायोटेक्नोलॉजी करते कैसे हैं, उसमें क्या टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, एटसेट्रा। अलॉन्ग विद दैट सेकेंड चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है बायोटेक्नोलॉजी। जो हमने इतना कुछ पढ़ा उसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल फील्ड में, एप्लीकेशंस क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने में, और एप्लीकेशंस क्या है मेडिसिन में, एटसेट्रा। वो सारी बातें हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और इस चैप्टर को पढ़ने के पहले थोड़ी सी एक बात हम इस यूनिट के बारे में जान लेते हैं कि 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, जो 17th सेंचुरी थी तब से लेके और 20th सेंचुरी के बीच में जो मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं वो अधिकतर चेंजेस ह्यूमन सेंट्रिक आए हैं। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब कि अगर फिजिक्स में भी इवोल्यूशन हो रहा है, अगर केमिस्ट्री में भी इवोल्यूशन हो रहा है, अगर बायोलॉजी में भी इवोल्यूशन हो रहा है, कोई प्रोसेस को अगर इम्प्रोवाइज किया जा रहा है, किसी टेक्निक को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक तरीके से कि इंसान को फायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कि ब्रिज प्रॉपरली बन जाए, मेडिसिन सही से बन जाए, ठीक है, और हम बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो हो पाए, खाना जल्दी खराब ना हो, मल्टीपल थिंग्स, वेराइटीज एटसेट्रा। ये सब किसको ध्यान में रखते हुए? ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में मॉडर्न हमारी जो बायोलॉजी है उसकी एक ब्रांच और आई और वो है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं अभी तक, ठीक है। देयर आर मेनी बायोटेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्व प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं एंड वी आर नॉट इवन दैट मच अवेयर अबाउट ओके दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट। तो हम अभी देखेंगे इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चैप्टर जो रहता है हमेशा जब बात करते हैं फ्रॉम एनी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, then we can say that okay the biotechnology process is not very much ethical when we actually see all other organisms, right? But when we see human as a human centric individual, हम हमेशा बोलेंगे biotechnology is one of the best techniques since it has caused a lot of advancement in our life. तो देखते हैं कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत मतलब यूनिक और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है हमेशा। सो लेट अस सी, इसमें हम पहले बात करते हैं 2 साइंटिस्ट के बारे में कि इन्होंने क्या अपना योगदान दिया और बायोटेक्नोलॉजी कैसे प्रोग्रेसिव टेक्निक हो गई, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है हर्बर्ट बोयर, एक का नाम है जो है स्टेनले कोहेन, यहां नाम नहीं लिखा, स्टेनले कोहेन, ठीक है। इसमें पहले हम हर्बर्ट बोयर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सर हर्बर्ट बोयर जो है, हर्बर्ट बोयर ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन में टंग ट्विस्टिंग होती है कई बार, हर्बर्ट बोयर, ठीक है। तो हर्बर्ट बोयर जो है इनका जन्म हुआ 1936 में, ठीक है। इन 1936 इनका बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद में इन 1963, ठीक है, बिल्कुल पलट ही देना, तुम्हें अगर याद नहीं होता है तो तरीका बता रही हूँ। इन 1963 इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, he got graduated in the year 1963, ठीक है। देन ये पिट्सबर्ग में ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है। देन इन 1966, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 3 years, 3 साल के अंतर में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बेसिकली एक ऐसे जगह से बिलोंग करते थे जहां पर एजुकेशनल एडवांसमेंट इतना नहीं था। इनफैक्ट ही बिलोंग टू अ प्लेस जहां पर अधिकतर लोग जो जन्म लेते हैं और वो जिस फील्ड में एंटर करते हैं वो कोल माइंस इंडस्ट्रीज होती हैं। ही इज वन ऑफ द डिफरेंट पर्सन जो कि वैसे बैकग्राउंड से आने के बाद में भी ही एंटर्ड इनटू द फील्ड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ओके। नाउ 1966 में पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही साथ में इनको जॉब मिल गई, ठीक है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ येल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1966 में इनकी जॉब लग गई।
जॉब लगने के बाद में इनको क्या पद मिला, ठीक है, तो ही गॉट एन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ठीक है, इन अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इनको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिली और उसके बाद में इन्होंने काम चालू किया, ठीक है, इन्होंने रिसर्च में अपना जो ओरिएंटेशन था उसको एक मतलब बोलेंगे हम राह दी और उसमें बहुत सारे इन्होंने काम किया। Then in 1969 when he was working with some of the enzymes isolated from a bacteria, तो 1969 के अंदर इश्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से इन्होंने कुछ एक एंजाइम्स आइसोलेट किए। He isolated some of the enzymes from a bacterium called as E. coli and he was studying those enzymes properly, ठीक है, ये उन एंजाइम्स को प्रॉपरली देख रहे थे, समझ रहे थे, उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रहे थे। And in this particular 1969 year what he observed, इन्होंने देखा कि कुछ एक ऐसे एंजाइम्स ई कोलाई बैक्टीरिया से इन्होंने निकाले हैं जो कि डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे जाके अटैच होते हैं और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कट कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये मॉलिक्यूल मतलब जो कि एंजाइम इन्होंने आइसोलेट किया, ये मॉलिक्यूलर एंजाइम हमेशा ही जाके इसी सीक्वेंस के ऊपर क्यों अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इनको समझ में आया कि कुछ एक एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिकली जीन का एक सेगमेंट ढूंढते हैं, आगे जाके हम उन्हीं एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलेंगे, ठीक है। तो 1969 में इन्होंने कुछ एक एंजाइम्स देखे, ठीक है, he observed some enzymes, ठीक है, some enzymes isolated from E. coli bacteria, ठीक है, okay, and he analyzed, ठीक है, that the enzymes cleave some specific segments, ठीक है, ऑफ डीएनए, है ना, कुछ एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स को क्लीव करते हैं, कट करते हैं, ऐसे एंजाइम्स इन्होंने ढूंढे, ठीक, इतनी बात हुई। फिर इनका ये काम जो है ये मतलब इन्होंने एक नया काम ढूंढा है एक तरीके से, ठीक है, ही हैज एक्चुअली सर्च फॉर सम डिफरेंट एक्टिविटी। और जब भी साइंस में या बायोलॉजी में इनोवेशंस होते हैं या कोई नई चीज ढूंढी जाती है तो वो डिस्कस होती है सेमिनार्स में, ठीक है, वो डिस्कस होती है दो बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में, वो डिस्कस होती है ग्रुप्स में कि देखो आपका इसके अंदर क्या पॉइंट बैठता है। सो ऑन दैट बिहाफ ये एक साइंटिस्ट से मिले जाके, ठीक है, और उन साइंटिस्ट का नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेनले कोहेन, ठीक है। तो स्टेनले कोहेन से जाके मिले, उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन करी उनके साथ में कि आई हैव फाउंड सम ऑफ द एंजाइम्स व्हिच आर एक्चुअली क्लीविंग मॉलिक्यूल्स एट अ स्पेसिफिक सेगमेंट, ठीक है। स्टेनले कोहेन ने इनको अपना काम बता दिया। अब स्टेनले कोहेन ने क्या काम किया था, ठीक है, तो स्टेनले कोहेन जो है इन्होंने ये काम किया था कि ही इज एबल टू extract the plasmid out of one bacterium and he can insert that plasmid into another bacterium, ठीक है। मतलब कि स्टेनले कोहेन को क्या काम आता था, स्टेनले कोहेन को आता था कि बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड को बाहर निकालना और उस प्लाज्मिड को किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करना, ये प्रोसेस आती थी स्टेनले कोहेन को, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर कई बार और कुछ एक ईस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सम ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, वी कैन से दे आर बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जो कि रेप्लिकेट करता है ऑटोनॉमसली, मतलब कि जो मेन जीनोम है उसके अलावा एक और डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, मेन जीनोम के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और वो सर्कुलर डीएनए अपने आप रेप्लिकेट करता है, वो मेन जीनोम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा डीएनए होता है प्लाज्मिड डीएनए, और ये प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरिया से निकालना भी जानते थे और उसको किसी और बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना भी जानते थे। ये दो साइंटिस्ट की जुगलबंदी ने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स लेके आए,
ठीक है। तो हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने सोचा कि क्यों ना हम साथ में मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें जहां पर हम कुछ एक जीन्स के साथ छेड़खानी करें और हम कुछ एक जीन्स ऑल्टर करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करें। ठीक है, हम बेसिकली ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करें जो कि एक प्लांट हो जिसमें हम जो चाहें वो प्रोटीन्स एक्सप्रेस करें। और ये काम करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1972 में। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ डिस्कशन करनी थी और वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के मेन जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उसके भी पहले। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिस्ट्स। नाउ वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं कुछ एक पॉइंट्स पे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है एंड हाउ कैन वी इमेजिन दैट। ठीक है, हम कैसे इमेजिन करें। तब कई बार क्या होता है, लोग इमेजिन करवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी को देखना किस तरीके से। ठीक है, हमें एक मिसकंसेप्शन क्या है वो भी समझना है और उसका क्लियर आउट पॉइंट क्या है वो भी समझना है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो अर्ली डेफिनेशन हुआ करता था वो कुछ इस प्रकार से होता था कि ऑब्टेनिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, फ्रॉम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स डिराइव फ्रॉम देम। अब कैसे, इसका मतलब है कि यूज ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, किसी भी माइक्रोब का इस्तेमाल करना और देयर एंजाइम, या तो उससे निकाले हुए एंजाइम का इस्तेमाल करना। ठीक है, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट और सर्विस, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आप लोगों को एक फोटोग्राफ दिखा रही हूं। ठीक है, इस फोटोग्राफ को देखें, ये हमारे सामने आ रहा है योगर्ट। ठीक है, तो योगर्ट जब भी बनाते हैं, ठीक है, तो योगर्ट बेसिकली दही बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो दही या योगर्ट जो है इसको बनाने के लिए बैक्टीरियाज का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक आता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और एक आता है हमारे पास में लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ठीक है, तो इसको मैंने गलत अंडरलाइन किया है इसलिए ध्यान चला गया, रुको। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, इन दोनों बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करके योगर्ट बनाया। हमने जनरली योगर्ट बनाया ऐसे करके, हम कई बार एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट करके चीज भी बनाते हैं। ठीक है, ओके, आप अगर जानते हो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जिनको हम आरिष्ट, आसव ये सब बोलते हैं और वो भी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देयर कैन बी मेनी आरिष्टास एंड आसवास, जिनको हिंदी में अरिष्ट और आसव बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल द्राक्षासव, ठीक है, वासकासव, ओके, और द्राक्षारिष्ट भी आती है और बहुत सारे आते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे करके करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं इस्तेमाल करके माइक्रोब्स को। तो एक तो योगर्ट हो गया, चीज हो गया, चीज हम एंजाइम्स को इस्तेमाल करके बनाते हैं, चीज में हम बैक्टीरियाज का इस्तेमाल भी करते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, इन सब के इस्तेमाल से चीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया चीज, एक हो गया योगर्ट और कर्ड। ठीक है, फिर हमारे पास में आ जाएगा वाइन। ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, वो भी सब बनते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, एंड देयर आर मेनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, इवन ब्रेड। ठीक है, इवन ब्रेड इज प्रिपेयर्ड विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेटली ईस्ट का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाते हैं, तो बेकरी इंडस्ट्री भी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, सो लेट वी कैन से दैट, ओके, कहां चला गया ये रहा, बेकरी इंडस्ट्री। ठीक है, और ईस्ट का इस्तेमाल जो है बैटर बनाने में भी करते हैं, जो कि साउथ इंडियन प्रिपरेशंस है मेनली। ठीक है, जिसमें कि मैं नाम नहीं लूंगी वरना मुझे खाने की इच्छा हो जाएगी। तो ये सब प्रिपरेशंस जो हैं कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी बोलूं क्या मैं इसको। ठीक है, तब पहले के जमाने में जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन थी उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आज के जमाने में वो डेफिनेशन नहीं है। तो जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, इसमें क्या था, यूज ऑफ माइक्रोब या उनके द्वारा ऑब्टेन्ड एंजाइम। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनवाना या कोई सर्विस करवाना। ठीक है, तब इसके अंदर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गए, कर्ड, चीज एटसेट्रा।
ठीक है, एग्जाम्पल सारे लिखे थे वहां पे, उसकी बात ही हो रही है, कर्ड, चीज, ठीक है, एटसेट्रा, ब्रेड, ओके, एंड दिस वाज कॉल्ड एज कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं अगर इसको एक सिंगल लाइन में बोलूं कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी को, तो क्या मैं यहां पर बात कर रही हूं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की? एंड इफ यस, अगर हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम खमीर उठा के कुछ बनाने की बात कर रहे हैं, हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसको हमको बायोटेक्नोलॉजी बोलना एकदम गलत है, क्योंकि नए मायने में अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिनेरियोज, अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड डेफिनेशंस, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी एनीमोर। ठीक है, दिस थिंग इज रैदर काउंटेड अंडर माइक्रोबायोलॉजी। इसको माइक्रोबायोलॉजी में काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो फिर रिसेंट एडवांसमेंट में बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलें? हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोग बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ये नहीं है। उसकी डेफिनेशन क्या है फिर? उसकी डेफिनेशन है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखना ये डेफिनेशन भी अधूरी है, पर फिर भी पहले वाली से बेटर है। ठीक है, हमने क्या बदल दिया? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म जो है उसके जीन्स के साथ मैनिपुलेशन कर दिया, हमने जेनेटिक मेकअप ही बदल दिया, हमने कोई दूसरा जीन फिट कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म में, और हमने उस ऑर्गेनिज्म से एक्सपेक्ट किया कि वो जो हमने नया जीन इंसर्ट करवाया है ना, उसके प्रोटीन्स बनाए और हमको दे। ठीक है, जैसे कि ई कोलाई के अंदर हमने ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला जीन, ह्यूमन इंसुलिन जीन इंसर्ट कर दिया और हमने ह्यूमन इंसुलिन बनवाया ह्यूम्यूलिन नाम से। ठीक है, बैक्टीरिया का नॉर्मल काम नहीं होता है इंसुलिन बनाना, हमने जानबूझ के जीन इंसर्ट करा है उसके जेनेटिक मेकअप में, और हमने उससे एक्सपेक्ट किया है कि वो हमें ह्यूमन इंसुलिन बना के दे। ठीक, तब ये ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं किसी प्लांट से ये एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे विटामिन ए बना के दे, भले ही उसका ओरिजिनल रोल वो नहीं है, ठीक है, तो वो प्लांट के अंदर मैंने जीन इंसर्ट किया होगा विटामिन ए बनाने वाला, और उस प्लांट को मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलूंगी, ऑर्गेनिज्म में ही काउंट होगा वो भी। ठीक है, ऐसे करते हुए जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन कर देते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बना देते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑब्टेन करें, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलना सही होगा, और हम उसको बोल देंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पर अब बात और कुछ बदल के आती है, वो ये आती है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ही नहीं है, इट ऑल्सो एड समथिंग एल्स। क्या चीज ये ऐड करता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनाना। ठीक है, जो कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के अंदर जिफ्ट, ठीक है, आईयूटी, ये सब हम करवा रहे थे। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कब करवा रहे थे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो ये बाहर बॉडी के अगर हमने कोई जाइगोट बनाया है तो वो उसको भी बायोटेक में काउंट करते हैं अब। ठीक है, प्लस इसके अलावा ये डीएनए वैक्सीन्स को भी काउंट करते हैं, डीएनए वैक्सीन्स को भी काउंट करते हैं। ठीक है, ओके, एटसेट्रा। तो मतलब ये हो गया कि ये एडवांसमेंट ठीक है, ये सही बात है, लेकिन इसमें कुछ और एड ऑन कर दे हम अगर, तो क्या हमारे पास कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी के लिए? तो बिल्कुल हो सकती है, और जो परफेक्ट डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जिसको हम लोग EFB लिखते हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूं यहाँ पे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी,
फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। एक तो ये नेचुरल साइंस, इसकी पूरी डेफिनेशन समझाऊंगी मैं आप लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है, पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स, analogs for products and services, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इजी है, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको समझा दूंगी तो आप लोग पूरी सेम एग्जैक्ट लिख के आ पाओगे, ठीक है। ओके, देखो कैसे समझने की बात है। पहली बात तो उन्होंने इंटीग्रेट क्या क्या चीजें की, ठीक है। उन्होंने इंटीग्रेट किया है जो नेचुरल साइंस है उसको ऑर्गेनिजम्स के साथ में मिक्स कर दिया, खिचड़ी बनाई, ठीक है। नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनको इंटीग्रेट कर दिया। या ऑर्गेनिज्म नहीं तो सेल, अगर सेल नहीं तो सेल का कोई पार्ट, मतलब कि सेल ऑर्गेनल, या तो मॉलिक्यूलर एनालॉग, सिर्फ मॉलिक्यूल्स, इसमें से कुछ भी उठाया हमने, लेकिन किसके लिए इंटीग्रेट किया इन सबको, प्रोडक्ट और सर्विस ऑब्टेन करने के लिए। वो डेफिनेशन दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जहां पर उन्होंने बेसिकली बताया है कि सेल्स के साथ में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद में, ठीक है, हम प्रोडक्ट और सर्विस ऑब्टेन कर रहे हैं। हम बहुत नैनो साइंस पे जाके बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पे हम इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, उसका सेल या उसका पार्ट या उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दी हुई डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड दिस विल बी काउंटेड एज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। सो आई रियली होप कि इतनी बात सबको एकदम क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारे कन्वेंशनल एग्जांपल्स भी आ गए। अब हमें देखना है कि क्या इन्वॉल्वमेंट होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें एक बहुत क्विक लुक दे रही हूं मैं, हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं पूरा, लेकिन सिर्फ यहां चलो इसको हम बाद में ही देखते हैं, हम डायरेक्टली आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि मैंने जो भी पढ़ाया उसमें से हमने क्या क्या बात यहाँ पर लाइंस में समझ सकते हैं। देखो, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज अ बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिस डेवलप विद जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम बदलाव किस में कर रहे हैं, जीन में, इन विच ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर अकर्स। मतलब हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके साथ डील करती है बायोटेक, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, अब इसका रीजन ऑफ कोर्स मैंने कहा ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटीज होगी, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं, we want to actually control the production according to our own desire। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे पौधे बना दें जिसमें डिजीज ना हो, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, हम ऐसे पौधे बना दें जिसके ऊपर इंसेक्ट आके ना बैठे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, हम ऐसे फ्रूट बना दें जो कि जल्दी खराब नहीं हो, इम्पेरिशेबल फ्रूट्स, हम ऐसे कैटल्स बनाएं जो कि ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। क्या ये सब ह्यूमन मीन नेचर इंडिकेट कर रहा है? ऑफ कोर्स यस, और ये ह्यूमन बेनिफिट्स ओरिएंटेड है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको ह्यूमन सेंट्रिक, ठीक है। इन जेनेटिक मैनिपुलेशन प्रोसेस organisms whose body contains a foreign gene are called as transgenic organisms। यही मैंने बताया, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म में किसी दूसरे के जीन इंसर्ट करे, मैंने मान लो कि मेरे पास एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया में मैंने ह्यूमन का जीन इंसर्ट कर दिया, तो वो बैक्टीरिया हो जाएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी को मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलूंगी, ठीक है। अगर मैंने किसी प्लांट में कोई ह्यूमन का जीन इंसर्ट कर दिया फिर से, तो वो प्लांट बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसी को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये शब्दावलियों का इस्तेमाल बार बार होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब हम देखेंगे जीन मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो है हमारी, या बायोटेक के जो मेजर प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस आती हैं, उसके अंदर क्या दो ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके बिना पूरी की पूरी बायोटेक हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो
यहां समझेंगे। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टू मेजर प्रोसेसेस। रुको एक मिनट, ठीक है, ओके। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स टू मेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है, टू मेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। क्या क्या? तो हम बात करें, पहली आ जाएगी हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोसेसेस कर लेना इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है जीन के साथ छेड़खान। नाउ व्हाट इज दैट? तो जीन के साथ छेड़खान का बेसिक मतलब है कि या तो मैं किसी जीन को ऐड कर दूं किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि उसके पास था नहीं, ठीक है, या मैं किसी ऑर्गेनिज्म से कोई जीन निकाल दूं, ठीक है। ये दो तो बेसिक बातें हुई। तो हम यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर दो मेन बातें करेंगे, ईदर जीन एडिशन, ठीक है, ईदर जीन एडिशन और जीन सब्सट्रैक्शन। ये दो मेन तरीके से हम लोग जीन की इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जीन सब्सट्रैक्शन, वी कैन से डिलीशन ऑफ सम पर्टिकुलर जीन। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विद समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग। ये भी हम लोग आगे करेंगे कि जीन को वैसे ही रहने दो लेकिन वो कुछ बोले नहीं, ठीक है। एक तो होता है जीन ऐड कर दिया, एक हमने जीन हटा ही दिया, और तीसरा केस है कि जीन को जैसे है वैसे रहने दो लेकिन जीन अपने प्रोटीन्स एक्सप्रेस ना करे, जीन चुपचाप हो जाए, जीन साइलेंस हो जाए। ऐसे करते करते हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेंगे, और ये करवाना पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हम लोग करवा लेंगे। दूसरा एक और केस आता है, और वो आता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी ना, उसके पास लिखा हुआ होगा सेकेंड पॉइंट डायरेक्टली, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लिख के नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है। अब मैंने बोला कि मैं एक मान लो कि मेरे पास में एक प्रॉपरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास में एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, किस सेंस में कि इसके प्लाज्मिड के अंदर मैंने अपना पसंदीदा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कराया है जिसके प्रोटीन्स मैं चाहती हूं कि बने, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म है आपका, ये बैक्टीरिया है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ठीक है। मैं लिख रही हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब देखो, मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। मैंने कोई जीन ढूंढा होगा जो मुझे इंसर्ट करवाना है, फिर मैंने इसका प्लाज्मिड निकाला होगा, प्लाज्मिड में मैंने जीन फिट किया होगा, प्लाज्मिड और नए जीन को लाइगेट कराया होगा, फिर हमने वापस से वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसमें वापस भेजा होगा, फिर चाहा होगा कि ये वापस डिवाइड करे। बहुत मेहनत से हमने कैसे भी करके ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बना दिया। बनाने के बाद अब बात आती है इसका कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज विजिट करें या आप जनरली यूट्यूब पर सर्च करके देखें, यू विल ऑलवेज गेट एन एनवायरमेंट ऑफ बायोटेक लैबोरेटरी। वो ऐसा होगा कि आप जो है वहां देखेंगे कि सभी लोग जो हैं हमेशा ही आप लोगों को प्लास्टिक कैप्स पहने हुए दिखेंगे, एक प्रॉपर उनका यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, और वो बिल्कुल भी ओपन माउथ नहीं होंगे। उनके लैबोरेटरीज में इनलेट जितने भी होंगे वहां पर सब पे हेपा फिल्टर्स लगे हुए होंगे, स्टेराइल एयर फ्लो हो रही होगी, बैक्टीरिया नहीं आ रहा होगा किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, ठीक है। ऐसे ही उठा के काम नहीं कर रहे होंगे वो हाथ से, दे विल बी डूइंग एवरीथिंग विद द स्टेराइल पिपेट्स, बहुत ध्यान से काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास में एक टैंक है जिसके अंदर हम लोग इस बैक्टीरिया को ग्रो करने वाले हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को ग्रो करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को मैं ग्रो करना चाहती हूँ, और मान लो कि मेरे पास में और कोई बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया 2 हवा से आके इसमें ग्रो होना चालू हो गए। आप समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि ये टैंक तो पूरा कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है, और इस टैंक में ये तो बन रहा है लेकिन ये ज्यादा, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, मतलब इसकी तो मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए हम बोलेंगे हमेशा वी नीड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, शुरू से लेके आखिरी तक।
ठीक है, हम लोगों को मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट करना है और उसको हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल। तो ये हमारे दो मेन टेक्निक्स प्रिंसिपल्स हुए। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे जीन एडिशन के हिसाब से और जीन सब्सट्रैक्शन के हिसाब से हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन करके एक ऑर्गेनिज्म बनाया है। ये देखिए अगर आप सभी लोग, तो इस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं ओबी माउस। ठीक है, ये मैंने देखा हुआ भी है, रिसर्च वर्क मैंने बहुत किया है अपने टाइम में व्हेन आई वाज इन IIT BHU। तो ओबी माउस जो रहता है ये इस प्रकार का माउस है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, जो कि हमेशा ओबेज रहेगा। ठीक है, इसको सटाइटी नहीं फील होती, मतलब इसको संतुष्टि नहीं होती खाना खाने के बाद में। ठीक है, इसके लेप्टिन जीन के साथ हमने गड़बड़ करवा दी तो ये खाते ही जाएगा, खाते ही जाएगा, खाते ही जाएगा, खाते ही जाएगा, मतलब उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं, और वो कैसा हो जाएगा फिर, ओबेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि हमने लेप्टिन जीन नहीं बने इसके अंदर, हमने लेप्टिन जीन हटवा दिया इसके अंदर से, या हमने लेप्टिन जीन साइलेंट करवा दिया इसके अंदर से, तब ये इस प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना, अदरवाइज ये ऐसा होता। ठीक है, तो ऐसे करके जेनेटिक मैनिपुलेशन से आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनवा सकते हैं, और ये सब के सब जो है रेगुलेटेड गाइडलाइंस के अंतर्गत होता है। मालूम पड़ा हर किसी में नया जीन इंसर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। एवरी प्रोसेस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द एथिकल कमिटीज। ठीक है, जो कि हर डिपार्टमेंट की होती है। एक आती है आपके पास GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक आपके पास आती है AEAC एनिमल एथिकल अप्रूवल कमेटी। ऐसे बहुत सारी अप्रूवल कमिटीज रहती हैं जो कि मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपको ये जो प्रोजेक्ट करना है या जो एक्सपेरिमेंट करना है, क्या ये करने के लायक है कि नहीं। ठीक है, तो ये हुआ एक जेनेटिक मैनिपुलेशन में एडिशन ऑफ जीन। देखो ये ऐसा दिखता है, ओबी माउस ओबेस वाला जो है वो ऐसा सा दिखता है, जो कितना भी खाता है इसको सटाइटी फील नहीं होती। ठीक है, अच्छा, और ये हुआ हमारे पास में एक और, देखिए हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन से बनाया हुआ टमाटो। ये वाला टमाटो आपको सड़ेगा नहीं, बाहर रखा रहेगा, तो इसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, और ये वाला टमाटो जो है बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया हुआ है, और ये वाला टमाटो था आपका नॉर्मल टमाटो। ठीक है, नॉन GMO। ठीक है, अच्छा, अब देखें क्या, तो हमें समझ में आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो या फ्लेवर सेवर टमाटो का फ्लेवर भी इनहांस हो गया एक तो। ठीक है, इंप्रूव हो गया क्योंकि वो लंबे समय तक कच्चा है, और दूसरी बात कि ये सेवरी भी है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है, और तीसरी बात ये कि इसका स्टोरेज भी लंबे टाइम तक करा सकता है। ठीक है, तो स्टोरेज भी बढ़ गया तो शेल्फ लाइफ बढ़ गई, खराब नहीं होगा जल्दी, तो लोग यही खरीदेंगे ना। आ रही बात समझ में? तो शेल्फ लाइफ बढ़ गई इसकी, तो डेफिनेट सी बात है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन के लिए तो बहुत कारगर साबित हो रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग करें, मतलब हमने बोला था जीन एडिशन या जीन सब्सट्रैक्शन, उसके एग्जाम्पल बताया मैंने। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ही है। ठीक है, ये रैट वाला फोटो मैंने इसलिए दिखाया, और टमाटो वाला भी कि जेनेटिक एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके हमें किस प्रकार के फायदे मिले वो देख रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो बताया था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जहां मैंने कहा था मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, वहां आप देखो इस प्रकार से। ठीक है, काम होता है जहां पर आप बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं हो, यहाँ पर इसके पूरे ध्यान रखते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, मेंटेनिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट। ओके ओके, हेपा फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है इसमें। हेपा फिल्टर्स का मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये एयर फिल्टर्स। ठीक है, ये होते हैं हेपा फिल्टर्स। ये बहुत छोटे से छोटे साइज के पार्टिकल को भी बाहर रख देते हैं, अंदर नहीं आने देते। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे कि 0.3 माइक्रोन से छोटा साइज का भी पार्टिकल होगा अगर, तो भी नहीं अंदर आएगा वो। ठीक है, वो बाहर रह जाएगा हवा के साथ में। ये बहुत एफिशिएंट फिल्टर्स होते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी या स्टेराइल प्रिपरेशंस, इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस बनाने के सब लैब में इनको लगाते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमारा हो गया। फिर अब आता है एनसीईआरटी के टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। एनसीईआरटी ने हम लोगों को कुछ एक पॉइंट्स बताए, उन्होंने बताया। ठीक है, जो कि आप लोगों को कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ के बाद दूसरा उन्होंने सडनली लिख दिया होता है, तो रिलेट किया करो। ठीक है, रिलेट बताती हूँ मैं।
ओके ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि एनसीईआरटी ने सडनली बताया हम लोगों को कि हम जानते हैं कि, है ना, ऐसे करके बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टेंसी आ जाती है, ठीक है, वेरिएशंस नहीं आती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इट परमिट्स वेरिएशन, ये वेरिएशंस परमिट करता है। ठीक है, और क्योंकि वेरिएशंस परमिट करता है इसीलिए हम बोलेंगे कि इट ऑल्सो अलाउज अडेप्टेबिलिटी, इंक्रीज्ड अडेप्टेबिलिटी इन द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें इंक्रीज्ड अडेप्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ऐसे करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डेफिनेटली बेनिफिशियल ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, then since human organisms, human beings are most talented organisms, we all can say they are always innovative, they are always curious for making something different than existing। ठीक है, जैसे ये है तो इसका ऐसे कर दो, वो है तो उसका वैसे कर दो, जो जैसा है उसको वैसे मत रहने दो, ये दिमाग है हमारा इंसानी कारमत। ठीक है, तो देखें अगर, तो क्या बता रही थी मैं, भूल गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म समझा रही हूँ मैंने तुमको, क्या समझा रही थी मैं? हाँ यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंच गई? ओके, तो हम अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमने बनाए जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि म्यूल हो गया। ठीक है, म्यूल एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, म्यूल एक एग्जांपल है। म्यूल को सब लोग हिंदी नाम से खच्चर नाम से जानते हैं। ठीक है, म्यूल बेसिकली किसका हाइब्रिड प्रोडक्ट है? तो हम बोलते हैं म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ, हम बोलेंगे मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ठीक है, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं म्यूल। और म्यूल एक हाइब्रिड है। ठीक है, म्यूल एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। ठीक है, अच्छा, म्यूल को क्यों बनवाया गया होगा? बिकॉज वी वांटेड कि ज्यादा भार ढो सके, जैसे कि डोंकी ढो लेता है, लेकिन डोंकीज होते हैं आलसी, तो हॉर्स होते हैं थोड़े तेज तर्रार। ठीक है, वो जल्दी थकते नहीं, तो ज्यादा भार भी ढो ले और चल भी ले। ठीक है, वी वांटेड समथिंग लाइक दिस, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन टेक्निक से बनाया म्यूल। पर म्यूल के अंदर कोई गारंटी है क्या कि सिर्फ इंक्रीज स्टैमिना ही आया होगा? नहीं, उसके पास डोंकी के फीचर्स भी आए, हॉर्स के भी आए हैं, जो हम चाहते थे उसके अलावा के भी फीचर्स आ गए हैं। जैसे कि म्यूल का मजल बहुत लार्ज होता है, मुंह बहुत बड़ा सा होता है उसका। ठीक है, और लंबा भी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब भी हाइब्रिड्स बनेंगे तो हाइब्रिड्स ऑलवेज हैव समथिंग विच इज अनवांटेड, वी डोंट वांट दैट। ठीक है, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, also allows, है ना, also allows, sorry, ठीक है, also allows different hybrid formation। ठीक है, but ठीक है, has a problem that those genes are also, we can say, those genes are also cloned which we do not want। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल रहा हूं, which we don't want। ठीक है, तो जो जीन्स हम नहीं चाहते हैं कि इनका भी रेप्लिकेशन हो, वो भी रेप्लिकेट हो जाएंगे। ऐसे होते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। हमें इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर लगेगी हमेशा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हमको जो जीन चाहिए है सिर्फ वही जीन हम रेप्लिकेट कराएंगे, बाकी कोई भी एडिशनल जीन नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि इंसुलिन जीन इंसान का लेके मैं बैक्टीरिया में रेप्लिकेट कराऊं, इंसर्टेड इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ठीक है, इंसर्टेड इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ठीक है, और मैंने बैक्टीरिया को बना दिया ट्रांसजेनिक,
ठीक है, और फिर जीन क्लोनिंग हो रही है, ठीक है, सही बात है, लेकिन हमें सिर्फ इंसुलिन जीन ही मिल रहा है, मेरे को पूरे इंसान के सारे जीन्स नहीं मिल रहे, मेरे को पैनक्रियाटिक सेल के भी सारे जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, मैंने सिर्फ इंसुलिन का ही जीन लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या फायदा हो गया, यहां पर फायदा हो गया स्पेसिफिसिटी का, ठीक है, कि वी वांट दैट जीन टू बी रेप्लिकेटेड, वी विल रेप्लिकेट दैट जीन ओनली, ठीक है। जस्ट सी दिस इमेज नाउ, if I want that my plants should become resistant to, let us say, insect, then I will make a plant which is resistant to insects only, ठीक है। मतलब कि अब वो पौधे को गाय भी खा सकती है, इंसान भी खा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कौन आके नहीं बैठेगा, इंसेक्ट आके नहीं बैठेगा, ये स्पेसिफिसिटी हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे स्पेसिफिसिटीज का इस्तेमाल आगे दिखाएंगे आप लोगों को एप्लीकेशन पोर्शन में। सो लेट्स जस्ट रीड दिस NCERT's पोर्शन इज गिवन वेरी सिंप्लीफाइड तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम इसको रीड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मिक्सिंग होने के चांसेस हैं। सो नाउ वील हैव अ क्विक लुक ऑन द NCERT's टेक्स्ट, जो कि हम लोगों को उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के जितना मैंने समझाया उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर इन्होंने बताया दैट यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ इट इज बेनिफिशियल ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, some of which may be beneficial to the organism as well as the population। इन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं डेफिनेटली, और आती ही है, और ये इसमें से कुछ एक वेरिएशंस हो सकता है जो नई जनरेशन है उसके लिए यूजफुल साबित हो, ठीक। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वही प्रिजर्व रहती है, कोई बदलाव आता नहीं, परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव आता है, वेरिएशंस आती हैं, ठीक। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स जो कि हमने अभी देखी है, म्यूल वाला प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired ones। मतलब जो आपको चाहिए जीन्स वो तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो जाए, और जो आपको नहीं चाहिए जीन्स वो भी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये टेक्निक्स ठीक थी पर ये बहुत अच्छी नहीं है, ठीक। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन। ये बोल रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, इन तीनों को साथ में मिला के हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहा है हमारे लिए, एंड इट इज अलाउिंग अस टू आइसोलेट, निकालना, इंट्रोड्यूस, उसको इंसर्ट करना, वन सिंगल या कुछ एक सेट ऑफ जीन्स जो कि हमें चाहिए हैं, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल को नहीं, परंतु सिर्फ डिजायरेबल को हम रेप्लिकेट करा सकते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से टेक्निक्स इन्होंने लिखी है, इन्होंने लिखी है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मतलब कि जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने ऐसे लिख दिए हैं उठा के, जिसका मतलब बहुत सॉलिड यूज नहीं बैठ रहा है इस लाइन में, लेकिन इनका मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम डिजायरेबल जीन्स को रेप्लिकेट कराते हैं और अनडिजायरेबल को नहीं, और वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। दिस इज ऑल। नाउ कैसे कराते हैं ये भी एक पॉइंट है, तो ये समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक सेल है, ठीक है, देयर इज वन सेल, और इस सेल के अंदर इस सेल का जीनोम है, ठीक है, जीनोम ऑफ द सेल और DNA, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और दूसरे सेल का DNA जो कंटेंट है वो इस सेल में भेज रहे हैं, ठीक है, DNA सेगमेंट इस सेल में भेज रहे हैं। तब ऐसा क्या हो कि ये वाले सेल के अंदर जो DNA है इसके साथ में वो जुड़कर और फिर रेप्लिकेट कर पाए। तो डेफिनेटली हर एक जीन के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ एक फैक्टर्स, ठीक है। हर एक हम बोलेंगे DNA के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम का एक सेट ऑफ जीन होता है, एक एरिया होता है जीनोम में, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कॉपिंग ऑफ जीन्स के लिए। अगर ये नहीं होता तो जीन की कॉपी या जीन की क्लोनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
is responsible for making multiple copies of gene. ठीक है, अगर origin of replication है तो multiple copies of gene बनेगी. ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है, we need to take into consideration, हमें ये ध्यान रखना है that the DNA segment जो कि आपका इंटरेस्ट का जीन है, ठीक है, डिजायरेबल जीन है, इसको हम क्या करें, इसको हम फिट करवाएं कहां पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंटेनिंग आपके जीनोम में. ठीक है, डीएनए सेगमेंट और डिजायरेबल जीन शुड बी linked with the gene containing origin of replication. ठीक है, in order to copy it, अगर हम इसकी कॉपी करवाना चाहते हैं तो हमको इसको इसके साथ ही लिंक करना पड़ेगा. in order to obtain its copies. ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा एक और क्लियर हो गया. दैट यहां से एक बार फटाफट रीड करो. डू यू नो से देखो, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, जो हम पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं उसका क्या होगा, विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म. एलियन का मतलब एलियन नहीं है, एलियन का मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, खुद में नहीं ट्रांसफर किया, किसी और में कर दिया. ठीक है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अक्सर ऐसा होता है कि ये डीएनए का सेगमेंट जो है ये किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म में जाके रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके रिक्वायर्ड एंजाइम्स नहीं है वहां पे, या वो इंटीग्रेट नहीं हो पाया. ये कुछ एक केसेस के कारण वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा. पर अगर बाय एनी चांस वो मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए, डीएनए सेगमेंट मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए, उसी का पार्ट बन जाए, तो फिर वो रेप्लिकेट कर जाएगा. ठीक है, बट व्हेन इट गेट्स इंसर्टेड इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए. ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनहेरिट हो जाएगा. इनहेरिट का मतलब अगली जनरेशन में भी मिलेगा अगर ये इंटीग्रेट हुआ होगा तो. ठीक है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. वो उसमें इंटीग्रेट हो गया क्योंकि इसीलिए अब वो उसी क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट. ठीक है, आया समझ में. जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं, कई बार ऐसे जस्ट इमेजिन करते हैं हम इसको कि किसी एक इंसान की किडनी फेल हो गई, हम उसको अलग इमेजिनेशन के तरीके से देख रहे हैं, किडनी फेल हो गई, दूसरे किसी की किडनी ली. ठीक है, तो अक्सर क्या होगा, रिजेक्ट. अक्सर क्या होगा, रिजेक्ट. बॉडी नई किडनी को एक्सेप्टेंस नहीं देगी. ठीक है, लेकिन अगर हमको कैसे भी करके उसको उसी में रखना है इंसान में, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी देंगे, है ना. उस इंसान को इम्यूनिटी सप्रेस करके बोलेंगे उसको फोर्सेबली बॉडी को कि तुमको इस किडनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, किडनी उस बॉडी का पार्ट बन गई. अब बॉडी उसके अगेंस्ट नहीं काम करेगी. ठीक है, वैसे करके देखें तो हमने जीन किसी और ऑर्गेनिज्म का लिया और हमने उसको फिट भी करवा दिया जीनोम के साथ, तो अब वो जीन क्योंकि उस होस्ट सेल का जीनोम का पार्ट हो गया है, क्रोमोसोम का पार्ट हो गया है, तो उसको रेप्लिकेट करना ही पड़ेगा और वो भी अपने प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो ये चीज होती है. इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस. यहां ध्यान से देखें, इधर से, ओके, वेट. In a chromosome, there is a specific DNA sequence called as origin of replication. This is responsible for initiating replication. यहीं से replication start होता है. Therefore, the multiplication of any alien piece of DNA, हम कोई दूसरा DNA किसी organism में fit कर रहे हैं तो हमें उसको क्रोमोसोम में फिट करना है, उस क्रोमोसोम में जिसके पास में ORI हो. ठीक है, तो ही हमें मल्टीपल कॉपीज मिल सकती है और हम क्लोनिंग करवा सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली होता क्या है, हाउ दे आर परफॉर्म्ड, हाउ द जीन विल बी रेप्लिकेटेड इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म और एलियन ऑर्गेनिज्म सेल. ठीक है, सो दिस इज ऑल. नाउ स्टेनली कोहेन,
एंड हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी और हम लोग टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना फिर स्टार्ट करते हैं. So this is all about the introduction portion of the biotechnology chapter. First lecture we have completed today, and don't forget to like, share and subscribe this channel, and you should always be prepared for the upcoming lectures. जैसे ही आते हैं वैसे ही उसको same day देखा करो, so that आपके लिए बहुत सारा content इकट्ठा नहीं होगा. Thank you so much for watching the lecture.